ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैं इस पीडीएफ को सर ओपन कर सिलिका जेल लायोफिलिक नहीं होता? हाँ, नहीं सिल लायोफोबिक होगा सिल्का जेल ना। वो बेटा वहाँ पर जब जेल बनाए, देखो तुम सिल्का जेल तुम सोच रहे हो, ठीक है। ये सिल्का जेल है, क्या पूरा पूरा वाटर में डिजॉल्व हो पाता है? नहीं ना, थोड़ा सा मॉइस्चर वो एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। जो सिल्का जेल है, तुमने देखा होगा जो कर्टेन वगैरह बॉक्स वगैरह होता है, इसमें शूज वगैरह आते हैं, उसमें सिल्का जेल होता है ना। उससे वाटर में डिजॉल्व करके देखो, क्या डिजॉल्व होकर वो कोलाइट बनाता है? नहीं बनाएगा कोलाइट, ठीक है। एक मिनट। हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन था, विच आर द फॉलोइंग एक्ट एज प्रोटेक्टिव कोलाइड, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर जिलेटिन, ठीक है। हेलो सर, गुड इवनिंग। आगे चलते हैं, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट कोगुलेशन पावर फॉर AH2S3 कोलाइड। तो हाईएस्ट कोगुलेशन पावर तुम्हें मालूम है, जिस पर चार्ज ज्यादा होगा वो हाईएस्ट कोगुलेशन पावर होगा, उसका होगा तो PO4 3 माइनस है ना। आंसर जाएगा ये पर क्वेश्चन सर नंबर 3 लेकिन पर। जो AS2S3 है वो तो नेगेटिव सॉल है ना, तो उसके लिए पॉजिटिव वर्क करेगा। सल्फाइड के सॉल नेगेटिव होते हैं। सल्फाइड, अच्छा यहाँ पर Al3 प्लस भी है ना। यस सर। तो यहाँ पर Al3+ मैंने तो चेक किया था सर। यस सर, वो Al3 AS2S3। प्लस होगा। एग्जैक्टली। AS2S3 नेगेटिव Al, सॉल है। ठीक ठीक। तो यहाँ पर आंसर सी पार्ट होगा, यहाँ पर आंसर ए दिया गया है, इसको सी पार्ट, ठीक है। मैं बोल दूंगा, एक बार तुम भी इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। तो आंसर भी तुम लोगों को तो मिल गया होगा तुरंत, है ना। यस सर, रिजल्ट मिल गलत गया था सर। तुरंत। सर अच्छा, मैं नहीं, बोल गलत। देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 2 था, केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 2, सही है ना। क्वेश्चन 2 पर ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड एज। सर एक बार सेकंड वाला दोबारा बता दो। ये वाला, तो बेटा जो AH2S3 है, ये यस सल्फाइड सर। कोलाइड, सल्फर का कोलाइड है ना बेटा। सल्फर सॉल्ट इसको बोलते हैं, सल्फर सॉल्ट, ठीक है। और जो सल्फर सॉल्ट है वो यस नेगेटिवली सर। चार्ज सॉल्ट होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो इसको कोगुलेट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें तुम क्या डालोगे बेटा, पॉजिटिव आयन को डालोगे, है ना, कटान यहाँ डालोगे। सर हाँ बोलो। सर तो इसका सी होना चाहिए ना। हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहा बेटा, सी पार्ट इसका आंसर होगा। आंसर ये दिया है, गलत अच्छा, है ये। गलत दे रखा सर। हाँ, सर एक बार फर्स्ट भी बता दो, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था। फर्स्ट बेटा ये अच्छा, ये होगा तो यहाँ हो पर। गया, हो गया, हाँ। हो गया सर, हो क्वेश्चन गया। क्वेश्चन नंबर 3, electricity is passed through a colloidal solution, then it is called electrophoresis। कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रो वर्ड भी लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये भी तो सेकंड पार्ट का एक पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का एक है, नेगेटिव कोलाइड होता है सल्फर सॉल्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक कोलाइड, तो लायोफिलिक कब होगा, ठीक है। ये मिल्क तो इमल्सन है ना, फॉक तो होगा नहीं, ब्लड तो मालूम ही है, ठीक है। तो ये जो गम होता है बेटा, गम एनसीईआरटी में दिया गया है, गम लायोफिलिक कोलाइड होता है। फैट डिस्पर्स इन वाटर इज कॉल्ड इमल्सन, इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, तुरंत देखकर ही आंसर टिक करने वाला था ये। एक्शन ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो जो पार्टिकल साइज पे तो डिपेंड करेगा एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, है ना। जितना ज्यादा साइज रहेगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। आंसर होगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एब्जॉर्प्शन इज जनरली अकम्पेनीड बाय, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, डिक्रीज इन एंट्रोपी, डिक्रीज इन एंथैल्पी, मेकिंग द वैल्यू ऑफ TD डेल्टा S नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच कैन एब्जॉर्ब लार्जर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो इसमें किसी को डाउट बेटा, तो जो यस सर, डाउट है। डी हाँ, क्या क्यों नहीं था डाउट है। सर? डी क्यों नहीं था सर इसका?
यहाँ पे बेटा क्या जो डीप जो कोलाइडल फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब करता है? नहीं करेगा ना बेटा। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या है? ये तुम्हारा एक तरह से मान लिया जाए बेस है। ये हाइड्रोजन गैस H2 से रेट नहीं करेगा, ये H+ से रेट करेगा। ये किससे रेट करेगा बेटा? H+। ठीक है, तो H+ दिया नहीं तो बोल रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कौन एब्जॉर्ब करेगा? हमने पढ़ा होगा क्लास 11 में ना कि जो प्लेटिनम कैटलिस्ट है लेते हैं बेटा हाइड्रोजन के हाइड्रोजिनेशन में, तो जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम अपने सरफेस पर क्या एब्जॉर्ब करता है बेटा? हाइड्रोजन। ठीक है, H2। तो या तो तुम सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो, है ना, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करके क्या करते हो तुम? उसको फाइनली डिवाइड करते हो, फाइनली डिवाइड करोगे। उससे भी अच्छा टेक्निक ये बेटा कि तुम उसको इतना डिवाइड करो, इतना छोटा कर दो ताकि उसका जो साइज है वो कोलाइडल रेंज में आ जाए। अगर साइज उसका कोलाइडल रेंज में जाएगा तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा निकल जाएगा, चाहे प्लेटिनम हो चाहे निकल हो, है ना। तो यहाँ पर तुमने क्या किया? पैलेडियम लिया, पैलेडियम का जो साइज है वो कोलाइडल रेंज में है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही बेस्ट कैटलिस्ट होगा। ठीक है, और उतना ज्यादा हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होगा। हाँ बोलो सर। एक बार 6th का ए नहीं है क्या आंसर? 6, क्वेश्चन नंबर 6 ए तो है बेटा, यहाँ पर टिक किया है, एक ए तो है यहाँ सर पर। मेरा गलत -1 हुआ है मेरे इसमें। ये बेटा यहाँ देखो आंसर तो ए लिखा हुआ है, -1 नहीं होगा, फिर से देखना तुम, है सर ना। मैंने भी ए ही लगा रखा है। सर मेरा भी -1 हुआ। यस सर। यहाँ सर पर तो आंसर -1 एक हुआ है लगा मेरा। हुआ, देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ करेक्ट आंसर ए। ठीक है, सर मैंने अभी बोलना क्यों देखा है। हुआ? अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, और क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम है, 2 क्वेश्चन में। ठीक है, सर कोलॉइडन भी तो हो सकता है यस सर, वैसे सी भी नहीं हो सकता है। नहीं, कोलाइडियन नहीं होता है। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सर 9th में निकल हो सकता है। 9th में क्या? 9th में क्या सर बेटा? 9th का निकल हो सकता है। निकल लिखिए यहाँ देखो, निकल। चाहे निकल हो चाहे प्लेटिनम हो चाहे प्लेटिनम हो, अगर तुम उसका कोलाइडल पार्टिकल बनाओगे, कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज होता है फाइनली डिवाइडेड से छोटा होता है। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड मतलब अगर इतना बड़ा चंक अगर है निकलने से तुम बोलोगे फाइनली डिवाइडेड। ठीक है, उसको और ज्यादा छोटा, इसको और क्रश करो, जो फाइन पाउडर तुमने बनाया उसको और क्रश करोगे तो ये कोलाइडल रेंज में चला जाएगा। ठीक है, जितना तुम ना स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करोगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो यहाँ का आंसर होगा कोलाइडल, चाहे वो निकल हो चाहे प्लेटिनम हो चाहे वो प्लेटिनम हो। ठीक है, तो यहाँ पैलेडियम दिया गया तो कोलाइडल पैलेडियम आंसर होगा ए पार्ट। which forms multi-molecular layer during adsorption। मालूम यहाँ पे सर बनाएगा यहाँ पे ABCD, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, इसमें तो बताना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 which of the following is a। सर एक बार 10th वापस बताना सर। 10th में क्या प्रॉब्लम बेटा? ये तो इतना अच्छे से क्लास में डिस्कस किया गया है। मल्टी लेयर एडिशन कहाँ होगा? मल्टी लेयर फ्रीज ऑप्शन में होता है ना, मल्टी लेयर फ्रीज ऑप्शन में वहाँ का फोर्स क्या होता है? फोर्स क्वांटम फोर्स होता है ना। और जो फ्रेंडली एडिशन कर्व है किसके लिए? जो फ्रेंडली होता है ना, फ्रेंडली दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे फ्रीज ऑप्शन हो चाहे केमिज ऑप्शन हो, तो फ्रेंडली ऑप्शन का भी इसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो मैं केवल 2 देखना है, 2 सही है तो डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंगल चॉइस है। सर मुझे लगा फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन कर्व से सिंगल लेयर के लिए होता है। ठीक है, सिंगल लेयर में अगर 2 अगर करेक्ट है तो कौन सा टिक करोगे ये बताओ? अगर तुमने 2 देख लिया तो डी होगा ना, अगर सिंगल चॉइस है तो। सर हाँ सर, वैसे सी होता है, वैसे सर अगर मल्टीपल करेक्ट होता तो मल्टी होगा तो तीनों होता है बेटा। यहाँ पर एबीसी तुम टिक करते हैं, हम यहाँ पर ऐसी पूछ रहा हूँ सर मैं। सर ऐसी पूछ रहा हूँ, फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन का मल्टी लेयर के लिए होता है, मैंने पढ़ा था मोनो लेयर के लिए होता है शायद। फ्रेंडली नहीं मल्टी लेयर। फ्रेंडली में क्या होता है बेटा? यहाँ देखो जो गैस है वो एडजॉर्ब होगा ना इस तरह से, अगर गैस एडजॉर्ब होगा तो मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन होगा ना बेटा, वंडर वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। तो फिर जहाँ पढ़ना बेटा फिर से देखना वहाँ पर। ठीक है, गलत पढ़ा तुमने। ठीक है सर। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 which of the following reaction is a catalyst required। तो यहाँ पे ना जो कंबशन रिएक्शन होता है, कंबशन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे कैटलिस्ट से कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है।
ठीक है। सल्फर तुमने बर्न Yes, किया, sir. ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएगा। कार्बन तुमने बर्न, कार्बन तो हमेशा कोयला जलाते ही हो, देखते ही हो तुम, है ना, कार्बन बर्न करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो सल्फर ऑक्साइड है ये पहले से है ना, ये ऑक्साइड बना हुआ है, इसमें फिर तुम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको कराने के तुम्हें कैटलिस्ट का जरूरत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट होगा सी पार्ट में। यस सर, आपने एग्जांपल में भी लिखवाया था ये। एग्जांपल में लिखवाया था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, which acts as poison for Lindenauer's catalyst, है ना, तो ए बी दोनों होगा। तुमने क्लास में Yes, sir. किसने बोला था, है ना, पढ़ा है। Yes, sir. DSO4 क्विनोलिन। फैक्ट्री पे आते हैं, इन द फॉलोइंग which of the following is natural colloid, क्लास बताया गया है, ब्लड। Yes, एग्जांपल sir. मैंने यही था दिया। क्वेश्चन नंबर 14, which is an example of auto catalyst, ठीक है। ठीक है बेटा, ये भी एग्जांपल दिया गया था। सर इसमें भी मैंने सी लगाया था, सर मेरा इसमें नेगेटिव सर हुआ। सी लगाया था, उसमें नेगेटिव आया सर। इसमें मैंने भी सी लगाया था। आंसर करेक्ट आंसर सी दिया गया है यहाँ पर। सर -1 हुआ है। सर सी करेक्ट आंसर क्या लगाया दिया? था वैसे पहले क्या आंसर था करेक्ट? सर। अभी आंसर की आया नहीं है सर इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का आंसर होगा सी का। ठीक है, Yes, मैं sir. दोबारा भेज दूंगा इनको, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम तुम लोगों को लग रहा है। यस सर, -1। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, तो ब्राउनियन मूवमेंट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मूवमेंट जहाँ Yes, भी होगा sir. बेटा मैकेनिकल मूवमेंट है ना, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगा वो। क्वेश्चन नंबर 16, द टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी सब दिखाई देगा, जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 17, for a chemical reaction X gives Y rate of reaction increased by a factor of 4 when the concentration of X is increased by 2 times the order of reaction with respect to X। सर एक मुझे बोला सर, जहाँ भी केमिकल रिएक्शन थी सर, वहाँ पे मिसप्रिंट हो रखे थे सर, मतलब कुछ परसेंटेज आर के Yes, sir. साइन बने हुए आ रहे थे सर इसमें X से 2Y दे रखा था हमारे जहाँ में भी अलग-अलग जहाँ भी रिएक्शन दे रहा था वहाँ यहाँ पे ये पर दे रहा अच्छा था। एक मिनट, Yes, तुम ये sir. बताओ, तुम्हारा प्लेटफॉर्म क्या था, मोबाइल था या फिर तुमने डेस्कटॉप पे देखा था? सर फोन डेस्कटॉप मोबाइल पे लिया था सर। सर डेस्कटॉप पे देखा था मैंने तो। क्वेश्चन नंबर 17 है ना, एक मिनट में। सर सर जितने भी जिनमें भी केमिकल रिएक्शन था सर, रिएक्शन थे उन ना, सब में जिन सब में रिएक्शन था उन सब में क्वेश्चन नंबर अलग सा 17 लिखा था कुछ। क्वेश्चन नंबर 17, ये तुम्हारा टेस्ट पेपर ही मैं ओपन किया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ तो सर करेक्ट लेकिन लिख रहा है यहाँ पर। हमारे रिएक्शन अजीब से ही आ रहे थे वहाँ लिखे हुए सर, जितने भी थे सारे। अच्छा, वहाँ पर परसेंट इस तरह स्लैश वगैरह करके आया होगा, है ना। ये मैं दिखा पता रहा हूँ नहीं किस तरह से आया सर, सब होगा। वहाँ स्पेशल सिंबल्स बने आ रहे थे। अजीब सा ही था सर, समझ नहीं आया पूरा। इसमें तो हो बात कर जाएगा लेता हूँ सर मैं, ये। क्यों प्रॉब्लम हो रही है। सर। प्रॉब्लम होता तो नहीं था 17 इसमें। में था, 18 में था, 19 में था और 23 में था। हाँ जितने भी केमिकल रिएक्शन था 17, 18, 19 और 19 और 20, 23 22, 23 यस सर, 23। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी पड़ा है। ठीक है, तुम स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर देना, भेज देना, ठीक है। ओके सर। हाँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर है ना, उसको भेज देना, मैं दिखा दूंगा मैं क्या प्रॉब्लम है। यस सर है। करेक्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, भेज देना व्हाट्सएप पे मेरे। यस सर यस। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 में कोई प्रॉब्लम होगा बेटा? यस नो सर, सर, अब तो हो इसमें जाएगा। सी में नेगेटिव मार्किंग हुई थी। क्वेश्चन में ठीक है, वो जो प्रॉब्लम मैं समझ गया, ठीक है। अब ये बताओ बेटा, क्वेश्चन में या कोई डाउट है तो कलर दिखाना पड़ेगा या हो जाएगा? नहीं सर, हो जाएगा। 17 सर सी पार्ट किया था, उसमें नेगेटिव मार्किंग हुई थी। हाँ सी पार्ट, हाँ तुम्हारा गड़बड़ आ गया, नेगेटिव मार्किंग हो गया इसमें, है ना, जब तुम्हारा तुमने करेक्ट आंसर टिक किया था। ठीक है, तो मैं 17 को भी मैं लिख ले रहा हूँ, 17 में भी आंसर गलत टिक किया गया था तुम्हारा। तुमने सी पार्ट टिक किया तभी -1 हुआ था बेटा। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, तो आंसर सी पार्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 में किसी डाउट बेटा? सम तो करना है यहाँ पर ना, 1/3 1/2 Yes, sir. 1 को ऐड करोगे तो 11/6 आएगा, आंसर हो जाएगा 11/6। यस इसमें सर, किसी को रिएक्शन नेगेटिव मार्किंग तो नहीं मिला ना? हो जाता।
यस No, सर sir. सर मतलब इसमें बस मिसप्रिंट था सर, बहुत मतलब ABC के आगे हैश टैग अच्छा कुछ ठीक है R बेटा, बना तुम वाला था। स्क्रीन शॉट भेज देना, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ऐसा होना तो नहीं यस सर। चाहिए, अगर हो रहा है तो सुधारेंगे लोग। ठीक है, क्वेश्चन ओके नंबर सर। 19 देख लेते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन 2x plus y gives इज गिवन बाई dy by dt, ये दिया गया है ना। तो ऑर्डर क्या, ऑर्डर बोलना कुछ है यहाँ पर, ऑर्डर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, हो जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो जिसको एक्सेस में कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, तो तुमने x को एक्सेस में कर दिया है ना, तो dy बाई dt इज इक्वल टू k टाइम्स x को तुमने एक्सेस कर दिया तो इसका पावर जीरो हो जाएगा, तो बचा y है ना, तो y पावर 1 हो जाएगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑर्डर हो जाएगा 1। ठीक है, 1। तो जो लार्ज एक्सेस में रहेगा उसका पावर जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द रेट ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम माइनस dx, ये तो क्लास में कराया गया इस टाइप का क्वेश्चन है ना। हो गया था सर। हाँ, हो जाएगा, ये इस तरह का क्वेश्चन कराया गया क्लास में। ठीक है, तो आंसर सही आ रहा था तुम लोगों का। यस यस सर सर। सर इसमें ऐसे देख लिया सर, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा था, तो जीरो ऑर्डर ही होगा। हाँ, तो यहाँ देखो जो रेट है वो चेंज नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ना। तुम टाइम बढ़ा जा यस रहे हो, सर, जो ऐसे ही रेट है वो किया था। कांस्टेंट है। अगर रेट कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर है, ये क्लास बताया था मैंने ना, तो ज्यादा कुछ सॉल्व करना नहीं है वहां पर, तुम्हें देखना है कि अगर रेट कांस्टेंट है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। 21, the rate constant of a reaction is 10.10 to 10 power minus 5 mole per decimeter cube per second. The order of reaction is, तो यहाँ देखो बेटा, इसको तुम देखोगे है ना, यहाँ पर जो यूनिट दिया गया, यूनिट से रेट कांस्टेंट यूनिट ये दिया गया है। ठीक है, तो ऑर्डर तो तुमसे पूछ रहा है। ठीक बेटा, जीरो ये ऑर्डर। जो हाँ, यस तो सर, जो आ गया था सर यूनिट है, जीरो। यूनिट है बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का ये यूनिट है, तो आंसर हो जाएगा जीरो। Question number 22. The first order reaction half lifetime is 14 seconds. The time required for the initial concentration to reduce 1/8 of initial value, ये भी हो गया होगा। यस सर। यस सर। किसी प्रकार पे दिखाना तो ये नहीं तो होगा बेटा मुझे, 5 हो गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा नो 42। सर। Question number 23. The rate constant for the reaction twice N2O5 plus gives 4, इसमें प्रॉब्लम बेटा, यहाँ पर एरो बनाओ तो यहाँ पे प्रॉब्लम आया होगा तुम लोगों को। यस सर। यस सर, आया था। ठीक है, twice N2O5 gives 4 NO2 plus O2 gives this, then the concentration of N2O5 mole per liter, ये भी तो आसान है, तो हो गया होगा। यस तो सर, हो गया पहली था। क्लास में हो बताया गया गया था, था। ये कैसे करोगे, फर्स्ट क्लास में ही हो गया था, हो जाएगा ये। ठीक है, 24, 25, 24 का देखो यहाँ पे सोल्यूशन हो दिया गया गया था है। सर। ठीक है, तो 24 जो क्वेश्चन है ये तो क्लास में कराया गया था, 24 ये डीपीपी में दिया गया था, 25 इस तरह का क्वेश्चन डीपीपी में दिया गया था, 24, 25 का। ठीक है, सर 25 एक यस बार सर। वापस बता दीजिए। 25 बार देख लो, यहाँ पर क्या दिया गया है, फॉर द पॉपुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड 5 ml ऑफ 1 मोलर NaCl इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द पॉपुलेशन वैल्यू। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन वैल्यू है मिलीग्राम है ना, मिलीग्राम ऑफ कंपाउंड डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सब्सटेंस है ना, 1 मिलीग्राम पर लीटर को तुम क्या बोलो पॉपुलेशन वैल्यू है ना। तो अब देखो यहाँ पर वैल्यू कितना दिया गया था, फॉर द पॉपुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड, तो 100 ml यहाँ दिया गया है, 5 ml ऑफ 1 मोलर NaCl, तो 5 ml दिया गया है, 5 ml 50 आ गया था। ऑफ 1 मोलर NaCl, तो NaCl का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, मोल्स ऑफ NaCl है ना, तो मोल्स कितना होगा बेटा, यहाँ पर मोल्स होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई है ना, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये हो जाए इंटू 10 पावर -3। ठीक है, 10 पावर -3, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितने मोल NaCl रिक्वायर्ड है, तो ग्राम निकाल लोगे है ना, तो NaCl नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास हो जाएगा मास ऑफ NaCl, तो मास ऑफ NaCl कितना होगा, 5 इंटू 10 पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 58। ठीक है, तो कितने ग्राम होगा, मिलीग्राम तुम्हें निकालना है, इसको
1000 से मल्टीप्लाई करो तो मिलीग्राम हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 इंटू 58 मिलीग्राम। ठीक है, 5 इंटू 58 मिलीग्राम NaCl तुमने डिजोल्व किया 100 ml में। ठीक है, तो 100 ml में तो 1 लीटर में कितना डिजोल्व किया होगा बेटा, इसको निकाल लोगे, ऐसे ही क्या होगा बेटा, है ना? यस सर। तो आ जाएगा 50 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मिलीग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो कितने मिलीग्राम है, तो इतना मिलीग्राम 5 इंटू 58 मिलीग्राम, ये डिजॉल्व है 100 ml में, तो 1000 में कितना डिजॉल्व होगा उसको निकाल लोगे, पॉपुलेशन वैल्यू आ जाएगा। यहाँ देखो सोल्यूशन दिया गया 5 इंटू 1 है ना, तो 5 मिली लीटर ऑफ मिलीमोल्स, ये ग्राम में नहीं निकालना है, मिलीमोल्स निकालना है। ठीक है, मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो 5 ml ऑफ 1 मोल NaCl कंटेन्स, है ना, इतने 5 मिलीलीटर मिलीमोल्स ऑफ NaCl, 100 ml ऑफ आर्सेनिक सॉल्ट रिक्वायर्ड NaCl और कंप्लीट पॉपुलेशन इज 5 मिलीमोल्स 1 लीटर, तो 100 ml में 5 मिलीमोल्स, तो 1 लीटर में 50 मिलीमोल्स, तो पॉपुलेशन वैल्यू हो जाएगा 50। तो आंसर याद दिया गया, इसको नोट कर लोगे अगर प्रॉब्लम तुम्हें लग रहा हो तो। मिलीमोल्स पर लीटर ये होता है पॉपुलेशन वैल्यू, मिलीमोल्स पर लीटर। सर इसको मिलीमोल्स निकालने पर का लीटर डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता कुछ? डायरेक्ट ही तो है बेटा, ज्यादा कुछ करना क्या है यहाँ पर, है ना, तो सॉल्ट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिवाइड बाय कर लो, तो पॉपुलेशन वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट लीटर में होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट इन लीटर, और नंबर ऑफ सॉल्ट ये मिलीमोल्स होना चाहिए। ठीक है, 10 डिवाइड बाय V, यस सर तो यस। आ जाएगा बेटा, है ना? यस सर, फार्मूला याद ऐसे करने की दे जरूरत है रखा था नहीं, एक बुक फार्मूला में। से बायोलॉजी वाले है ना याद करते हैं। हाँ, तो उसको दिक्कत नहीं, इसको याद ओके करने की सर। जरूरत नहीं है। आगे चले, ओके, यस सर। बता देते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, और किसी क्वेश्चन से कोई डाउट है? सर अब इन्हीं में नहीं, नेगेटिव गए हैं, तो लेकिन 4 में प्रॉब्लम है, 4 में नेगेटिव बोल रहे हैं। किसी ने बोला था 70 में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल टाइप का है, और बाकी जो लास्ट में 4-5 क्वेश्चन है इसमें एरो या फिर अंडरस्कोर ये सब नहीं आ रहा था। यस सर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, और तुम लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना बेटा, जो भी ने स्क्रीनशॉट लिया था मैं उसको सैंपल के ना यस सर, मैं भेज दूंगा। सैंपल भेज दूंगा कि ये प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, यस सर। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। यस सर। एक डीपीपी में मिला था तुम लोगों को, डीपीपी में कोई डाउट है? डीपीपी में, सर अभी तो की नहीं लास्ट वाली। डीपीपी में नेक्स्ट डाउट है क्लास बेटा? में। डीपीपी नहीं सॉल्व किया तुम लोगों ने? डीपीपी सॉल्व नहीं किया है? अच्छा ठीक है, तो डीपीपी सॉल्व करना, नेक्स्ट क्लास में जो डीपीपी है उसका डाउट मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, जितने भी डाउट है डीपीपी का वो नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। सर कितनी, तो लास्ट क्लास में क्या बता दिया गया? अच्छा, ये आरएनएस क्वेश्चन था ना था। सर कितनी बोलो। डीपीपी के डाउट पेंडिंग बोलो है? बेटा, पूछो। मतलब मेरे पिछले भी थे कुछ, लेकिन अच्छा बस एक एक ही है ना, मैं अलग से पूछ लूंगा। तुमने पूछा नहीं बेटा, डीपीपी सब क्लियर हो गया, यस सर, पूछ अलग लेना। से पूछ, वो मैंने लेट सॉल्व की थी ना एक इसलिए। ओके। तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैंने दिया था सॉल्व करने के लिए, किया तुम लोगों ने बेटा? एक क्वेश्चन यस था, सर किया, लेकिन है ना, सर प्रॉब्लम आ देख रही लेते थी। हैं, लेकिन क्या नहीं हो पा रहा था।
तो आज आरएनएस इक्वेशन पढ़ना बेटा। तो इससे पहले जितने भी मैंने बताया था थ्योरी वाला पार्ट कि कैसे रिएक्शन डायग्राम बनाओगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, वो तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक है। अरे तो आगे तुम बढ़ पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये, यही क्वेश्चन ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए जो बायोलॉजी क्वेश्चन जो फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, वहां से क्वेश्चन कम पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आएगा, क्वेश्चन यहाँ ज्यादा एराइज होता है। ओके सर। ये क्वेश्चन था ना बेटा, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज द फैक्टर बाय व्हिच, ये तो हो गया था। नहीं सर, ये नहीं था क्वेश्चन देख रहा है, ये वाला था या दूसरा क्वेश्चन था? सर, दूसरा ये नहीं था। था। क्वेश्चन नंबर याद है बेटा? क्वेश्चन आईडी क्या था? नहीं सर, आईडी तो नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। The temperature coefficient is defined as the factor by which the rate of reaction is increased by increasing the 10 degrees Celsius at given temperature. The activation energy is 85 kilojoule. Determine the temperature coefficient at 300 Kelvin. तो temperature coefficient 300 Kelvin पर ये पूछ रहा है। ओके, तो ये अभी नहीं हो पाएगा, इसके लिए रिएक्शन आर्गेनियस इक्वेशन ही बताना पड़ेगा। दूसरा मैं देखता, दूसरा क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन तो नहीं था बेटा। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट इज डबल इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज from 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो क्वेश्चन मैंने करा दिया था, सही, लास्ट क्लास में हो गया था सर, ये तो करा दिया आपने। तो यहाँ पर तुम क्लास में हो गया था ना बेटा। हाँ, तो यहाँ पे जो n है 100 माइनस 10 डिवाइड बाई 100 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 इस तरह करोगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। सर उसी क्वेश्चन में अगर फर्स्ट ऑर्डर दिया होता और रिएक्शन दी होती तो कैसे करते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क ऐसा है नहीं बेटा। यहाँ पे जो म्यू वैल्यू है ना, ये ऑर्डर पर जीरो ऑर्डर हो चाहे 1 ऑर्डर हो चाहे 2 ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। सेम फॉर्म लगेगा कोई भी ऑर्डर हो। आगे चलते बेटा, हम लोग पढ़ना है आज आर्गेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो जो आर्गेनियस इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। आर्गेनियस इक्वेशन होता है रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर माइनस e a बाई RT। इसका डेरिवेशन नहीं है ना, इसका जो डेरिवेशन है वार्नशॉप इक्वेशन से होता है। तो वार्नशॉप इक्वेशन है ln k2 बाई k1 इज इक्वल टू डेल्टा h बाई r 1 बाई t2 माइनस 1 बाई t1, है ना। ये वाला जो इक्वेशन बेटा आर्गेनियस इक्वेशन है उससे ये डेराइव होता है। तो अब इसको हम लोग पढ़ना नहीं बेटा। वार्नशॉप इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो सिलेबस में नहीं है और ये आपको तो आसान भी है लेकिन कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को जितना भी क्वेश्चन है यहीं से हम लोग को सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा k इज इक्वल टू a e रेज टू पावर माइनस e a बाई RT। तो यहाँ पर जो e a है ये मैंने बताया था ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर होगा बेटा गैस कांस्टेंट, जो गैस कांस्टेंट है ना, गैस कांस्टेंट को यहाँ पर रखोगे। T है यहाँ पर बेटा टेम्परेचर इन केल्विन है, ये टेम्परेचर इन केल्विन। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है अगर ये जूल में है तो गैस कांस्टेंट वाले क्या रखोगे बेटा? जो गैस कांस्टेंट का वैल्यू होगा 8.31, ठीक है। अगर ये जूल में है तो 8.31 ये रखोगे, ठीक है। तो आगे है यहाँ पर E में मालूम बेटा जो नेचुरल जो E है
इसका वैल्यू तो मालूम है 2 और 3 के बीच होता है का वैल्यू। ये ए है, ए इज नोन एज आर्हेनियस कांस्टेंट। तो ए का वैल्यू बेटा है ना, एक कांस्टेंट है, आर्हेनियस कांस्टेंट को बोलते हैं, आर्हेनियस कांस्टेंट। इसी को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, ए को ही प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलेंगे। इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सपोनेंट से पहले आता है, जो एक्सपोनेंट होता है ना उससे पहले था, इसलिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ना। और जो के है, के इज रेट कांस्टेंट, जो के है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो अब यहाँ तुम देख सकते हो कि अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है क्या होगा, रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। तो यार बेटा देखो माइनस EA/dt है ना, ये नेगेटिव है, तो अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जो नेगेटिव वैल्यू है डिक्रीज होगा, तो ओवरऑल जो पूरा का पूरा फैक्टर है वो इंक्रीज होगा, है ना। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट का लो इंक्रीज होगा, और जो रेट होता है रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन टर्म, ये होता है बेटा, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट पावर ए स्क्वायर ब्रैकेट बी पावर बी स्क्वायर ब्रैकेट सी पावर सी तक होता है बेटा। तो अगर इन सबको कांस्टेंट मान लिया जाए, अगर तुमने के का वैल्यू, जो रेट कांस्टेंट के का वैल्यू तुम इंक्रीज करोगे तो रेट का भी वैल्यू क्या होगा, जो रिएक्शन का रेट है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जो रेट का वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतना। अब इसको बोलते हैं बेटा आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो अब इस आर्हेनियस इक्वेशन पर हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, तो अब क्या होता है, इस इक्वेशन का हम लोग लॉग लेते हैं, जो भी कैलकुलेशन होता है लॉग के टर्म में होता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, जो आर्हेनियस इक्वेशन है k इज इक्वल टू a e रेज़ टू द पावर माइनस EA/RT, इसका तुम लॉग ले लोगे सर। लॉग है ना। लेने तो का कोई नेचुरल लॉग रीजन ले है? रहा हूँ बेटा, यहाँ हो जाएगा ln k, बिल्कुल लॉग लेने का रीजन आगे मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो ln k इज इक्वल टू log a प्लस log e रेज़ टू द पावर माइनस EA/RT, ठीक है। तो इसको और सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ln k इज इक्वल टू log a माइनस EA/RT सामने जाएगा, एंड नेचुरल लॉग E इज इक्वल टू, है ना, तो ये 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस EA/RT, ठीक है, EA/RT यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर इसको लॉग में, ln को लॉग में कन्वर्ट करना, अगर ये ln है इसको लॉग में कन्वर्ट करना, तो क्या होगा बेटा, 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.303 लॉग ऑफ k, यहाँ पे बेस 10 हो गया, ठीक है, 2.303 log बेस 10 a माइनस EA/RT। फिर से थोड़ा देख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा log बेस 10 को हटा देते हैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, सो log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 r इंटू 1/t, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तुम्हें क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि जब तुम रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा, जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होगा, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जो नेगेटिव वाला टर्म है ना, तो नेगेटिव वाला टर्म क्या होगा बेटा, यहाँ पर नेगेटिव वाला टर्म कम होगा, तो अब कम वैल्यू, हाँ, तो जो कम वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट होगा log a में से, तो log k का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें क्लियर दिख रहा है कि तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग एक लीनियर इक्वेशन से, जो लाइन के इक्वेशन है उसको कंपेयर करते हैं, तो ये इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू c प्लस mx टाइप का, जहाँ पर y इज इक्वल टू log k है ना, यहाँ पर जो x है x इज इक्वल टू कौन से ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये हर एक ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे मैंने ऑर्डर बोला नहीं बेटा, है ना, स्टार्टिंग में
तो जो आर्गेनियस इक्वेशन है हर एक ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, हर एक ऑर्डर के लिए ये एप्लीकेबल है। कोई भी रिएक्शन हो, चाहे कंबशन रिएक्शन हो, है ना, चाहे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा। तो y इज इक्वल टू log k हर वैल्यू ऑफ ऑर्डर के लिए है, लेकिन इसमें ऑर्डर से इंडिपेंडेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, मतलब इसमें कहीं यूज नहीं हो रहा ना फॉर्मूले में बात ही कि नहीं बेटा। हाँ नहीं, यहाँ पर ऑर्डर का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जो k जो log k है ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए कांस्टेंट का है ना, सेकंड ऑर्डर का भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर कोई भी रेट कांस्टेंट यहाँ पर हो सकता है किसी भी ऑर्डर का, ठीक है। सो y इज इक्वल टू log k, x इज इक्वल टू 1/t, है ना। तो यहाँ पर लिख लिया, तो m क्या होगा यहाँ पर, m यहाँ पर स्लोप होगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA बाई 2.303 r। तो अगर तुम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करोगे तो यहाँ पर जो ग्राफ है log k वर्सेस 1/t का ग्राफ जो होगा वो लीनियर आएगा। अब स्लोप का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है ना, तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। जो मैक्सिमम वैल्यू है मतलब कि जो log k है, log k इज इक्वल टू log a, यहाँ से स्टार्ट होगा, y इंटरसेप्ट log a होगा, एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू माइनस EA बाई RT। तो देखो बेटा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ठीक है, बोल देगा कि जो आर्गेनियस प्लॉट है उसमें स्लोप कितना है, तो व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से स्लोप निकालोगे, स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA बाई RT रख दोगे, उसको इक्वेट करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी निकल आएगा, ठीक है। कभी कभी पूछेगा जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर वो क्या होगा, ग्राफ दिया रहेगा, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन से, है ना। तो यहाँ से प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकल आएगा, ओके। हाँ, तो अगर ये ln में तो ये आएगा बेटा, है ना। अगर मान लो नेचुरल लॉग है तो माइनस स्लोप की वैल्यू में t नहीं आना चाहिए, उसकी जगह पे एक में बेटा सर बोल रहा हूँ, सुनने तो 2.303। ठीक है देखो log बेस 10 के, अब यहाँ पर 1/t कर दूं, है ना, सेम ग्राफ आएगा, और यहाँ पे जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा बेटा, माइनस EA बाई 2.303 RT, ठीक है। और ये वाला ग्राफ किसके लिए है, यहाँ पर जब तुमने इसको log 10 में बेस 10 में कन्वर्ट नहीं किया, मतलब इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये ln लिखोगे तो बेटर रहेगा, यहाँ पर log में लिखकर तुम ln लिखोगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा ln, और यहाँ पर भी log में लिखकर तुम ln लिखोगे सही रहेगा, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन पूछता है। तो सर बेस 10 में लेके करें ना फिर ग्राफ। हाँ, तो दोनों वाला ग्राफ में मालूम है, ये वाला बेस 10 वाला भी तो मालूम होना चाहिए, ये वाला भी मालूम होना चाहिए ना, जो नेचुरल लॉग है वो भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। किसी कोई डाउट है यहाँ तो ln सर हम t क्यों लगा रहे हैं स्लोप में, तो यहाँ पर t भी आता है ना सर ऊपर भी है। यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप में t नहीं, ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप है, इसको नोट कर लो सर 1 मिनट कर रहे। सर log के कभी log a के इक्वल हो सकता है, क्या बेटा, यहाँ देखो जब 1/t यहाँ पर हो उस टाइम क्या होगा बेटा, जब मतलब जो 1/t हो, 1/t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब log k इज इक्वल टू log a हो जाएगा। तो ये कब सर होगा लेकिन बेटा, t 1/t इंफिनिटी हो जाएगा 0 ना। कब होगा, जब टेम्परेचर जो t है, t अगर बहुत ज्यादा हो, है ना, तो उस केस में क्या होगा, log k इज इक्वल टू log a, ठीक है। Let K1 is the rate constant at temperature T1 and K2 is the rate constant at temperature T2, ठीक है।
तो दो टेम्परेचर दिया गया, T1 पर रेट कांस्टेंट K1 है और T2 पर रेट कांस्टेंट K2 है। तो जो आर्हेनियस इक्वेशन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर तुम आर्हेनियस इक्वेशन लगाओगे तो फर्स्ट के लिए है ना, जो फर्स्ट डेटा दिया है उसके लिए आर्हेनियस इक्वेशन लगाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे मिलेगा log K1 इज इक्वल टू log ऑफ K1, ठीक है। तो अगर सेम टेम्परेचर है तो टेम्परेचर पर जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो आर्हेनियस इक्वेशन है, आर्हेनियस कांस्टेंट सेम रहेगा। एक इक्वेशन के लिए आर्हेनियस कांस्टेंट सेम रहेगा, यहाँ पर log A तो ये भी log A होगा, ठीक है। दोनों की ये जो वैल्यू है log A सेम होगा, जो आर्हेनियस कांस्टेंट है, आर्हेनियस कांस्टेंट इज इक्वल टू A, ठीक है। तो आर्हेनियस कांस्टेंट दोनों के लिए तुमने A यहाँ पर ले लिया है, तो इक्वेशन 1 के लिए भी आर्हेनियस कांस्टेंट 1 हो जाएगा, इक्वेशन 2 के लिए भी यहाँ पे जो तुम बनाओगे तो उसके लिए भी जो आर्हेनियस कांस्टेंट है वो A होगा, ठीक है। दोनों के लिए आर्हेनियस कांस्टेंट A हो गया। सो K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 RT, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। एंड अगेन log K2 इज इक्वल टू log A, यहाँ पर भी होगा आर्हेनियस कांस्टेंट, सेम रिएक्शन के लिए सेम रहेगा log A माइनस EA, T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है। तो दोनों टेम्परेचर पर तुमने K और T में एक रिलेशन आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तब क्या करो बेटा, रिलेशन 2 माइनस 1 कर दो, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 दोनों को सेपरेट करो तो क्या आएगा बेटा, log K1 माइनस log K2, ठीक है। log A से log कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पर आएगा माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 RT2 माइनस ऑफ माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 RT1, ठीक है। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 2 माइनस 1 ये K2 होगा, ये K1 होगा, log K2 माइनस log K1। सो log K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू, यहाँ से EA बाई 2.303 R को कॉमन कर लो दोनों साइड से, तो EA डिवाइड बाई 2.303 R ये कॉमन कर लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ठीक है। और ये तुम्हारा सेकेंड आर्हेनियस इक्वेशन हो जाएगा, इसको भी तुम याद कर सकते हो। log K2 बाई K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी EA डिवाइड बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका यूज कब करोगे इस इक्वेशन का, है ना। तो दोनों इक्वेशन का यूज होता है बेटा, ऊपर मैंने लिखा था उसका भी और इसका भी। तो अब देखो, अगर दो टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2, और एक टेम्परेचर पर K वैल्यू दिया गया है, ठीक है, रेट कांस्टेंट एक टेम्परेचर पर दिया गया और पूछ रहा हो व्हाट इज द रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड टेम्परेचर। तो फर्स्ट टेम्परेचर मतलब यहाँ पर 200 केल्विन पर दिया गया और रेट कांस्टेंट, तो 300 केल्विन पर रेट कांस्टेंट क्या होता है इसको तुम्हें निकालना है। तो इस इक्वेशन से यूज करके अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब फिर से बता रहा बेटा, यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है कोई भी, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे जीरो ऑर्डर हो, चाहे सेकेंड ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर जैसे कि तुम रेट कांस्टेंट निकाल सकती हो, ठीक है। तो हर एक ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल होगा, और अगर एक टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट दिया गया हो तो दूसरे टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट तुम सेम इक्वेशन से निकाल सकते हो, ठीक बेटा। सर Yes, ये sir. जो आपने बताया कि T1 T2 दे रखा होगा और K2 निकालें, K1 दे रखा है, ये बताना मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट तो हमेशा बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, है ना। सर जब निकालेंगे समझा बेटा। लेकिन तो
हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट डिक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, ये तुम इस इक्वेशन से निकालोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ओके बेटा? सर, मतलब टेम्परेचर चेंज किया एक और रेट क्वेश्चन करेंगे, कांस्टेंट हाँ निकाला है। क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन से ओके देख सर। लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो जो क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, okay. What is the activation energy for the reaction if its rate double when temperature is raised from 20 degrees Celsius to 35 degrees Celsius? R is given। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, पहले देखो क्या क्या चीज दिया गया है, कैसे इसको सॉल्व करोगे। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, तो यहाँ पूछ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी E A। तो E A वैल्यू तुम्हें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, इफ द रेट डबल व्हेन द, जो रेट है बेटा, रेट डबल हो जा रहा है। ठीक है, वालो रेट R1 है, जो सेकंड रेट क्या हो जा रहा है बेटा, 2R1 हो जा रहा है। ठीक है, रेट डबल हो जा रहा है। इफ इट्स रेट इज डबल व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है बेटा। तो रेट डबल हो रहा है, इसका मतलब रेट कांस्टेंट भी डबल हो रहा है। यहाँ पर अगर रेट कांस्टेंट केबल है तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस पर। सेकंड इक्वेशन को यूज करोगे, जो मैंने लिखा है ये इक्वेशन है ना, log K2 by K1 is equal to EA डिवाइड बाय समथिंग है ना, ये इक्वेशन का यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लेंगे log K1 डिवाइड बाय 2K1। पहला तुमने ये सर उल्टा नहीं आएगा, 2K1 अपॉन K1 डिवाइड करो तुम इससे, तो log K1 डिवाइड बाय 2K, पहले उसी के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। तुमने K1 क्या जूम किया है, K2 क्या जूम किया है, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें वैल्यू को रखना पड़ेगा। ठीक है, उसका तुम K1 जो मैं उसको तुमने K2 रख दिया हो, जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो रिजल्ट है सेम आएगा। माने तो यहाँ पे तुमने K2 रख दिया, चलो ठीक है, ट्वाइस K1 डिवाइड बाय K1 कर देता हूँ, अब सही है। इक्वल टू EA डिवाइड बाय 2.303, R कर तो क्या कर दिया गया यहाँ पर 8.314। ठीक है, ये जूल में दिया कि -1/35, इसको रखोगे तो अब यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा, log 2 और log 2 का होता है 0.3010 इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.3 है ना, 1/20 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 35। तो सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो आंसर निकाल लेते हैं यहाँ पर। सो EA यस इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी EA इज इक्वल टू, तो EA इज इक्वल टू 303 मल्टीप्लाइड बाई 8.31 डिवाइड बाई 35 माइनस 20, तक मैं यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पर 2.303। हाँ बोलो बेटा। सर टेम्परेचर केल्विन में नहीं लेंगे? ओह ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ डिग्री सेल्सियस किया है।
यहाँ पर जो टेम्परेचर बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में वैसा लेना है, गड़बड़ नहीं तो आंसर भी तुम्हारा गड़बड़ आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जगह 273, यहाँ कितना जाएगा सर बेटा? सर डिफरेंस तो सेम आएगा, 35 नीचे का बदल जाएगा बस। डिग्री से 273 293 हो जाएगा। हाँ, नीचे को बदल जाएगा, ऊपर का डिफरेंस सेम आएगा। तो ये कितना आ रहा है? 293 हो जाएगा और ये जाएगा यस सर, और 308। ठीक है, 303 120 प्लस 273 तो 308 हो जाएगा, 308 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऊपर का डिफरेंस तो सेम आएगा, जो नीचे का ऊपर जो करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 308 मल्टीप्लाइड बाई 293। ठीक है, तो हो जाएगा, तो कैंसिल कर देता हूँ, काट देता हूँ। हो जाएगा 293 मल्टीप्लाइड बाई 3 है ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 8.31 और मल्टीप्लाइड बाई 293 सर मल्टीप्लाइड बाई 34,708 डिवाइड बाई 15। ये हमारा आंसर आ जाएगा 33 के आसपास आ गया सर। तो आगे आंसर यहाँ पर, तो 1 किलो जूल में दिया गया, जूल में आएगा, जैसा यहाँ पर जूल में आएगा, तो किलो जूल में कन्वर्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 34.7 के आसपास आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? 34.7 किलो जूल। सर ये किस में आ रहा है? किलो जूल में? ओके आंसर देखो, सर। यहाँ पे किलो जूल पर मोल दिया है ना बेटा, तो इस जो जूल में आया है उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ जो तुम्हें वैल्यू रखा है वो साइन रखा है बेटा, सब कुछ। साइन क्या होता है? जूल होता है, किलो जूल नहीं होता है। तो उसको जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करो तो आंसर आ जाएगा। सर जूल में निकला ना हमारा आंसर। तो जो ऑप्शन दिया गया बेटा, 4 ऑप्शन में, ऑप्शन मैच कराओगे ना बेटा, तो कब मैच होगा? जब तुम्हारा जो आंसर किलो जूल में आएगा ना मैच करेगा। तो जो जूल है उसको 1000 से डिवाइड करो तो किलो जूल आ जाएगा। इतना 34,673 मींस 34.7 किलो जूल। अच्छा, बेटा ध्रुव, यस सर। आ गया सर, आ गया। ये वाला क्वेश्चन किसने पूछा था? जो अभी वाला क्वेश्चन था सर तुषार। तुषार। ठीक, क्या कुछ नहीं बेटा, मैं पूछा, तुम्हारा नाम पूछ रहा था। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2866। इस क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 300 डिग्री सेल्सियस for which EA is 35 kilocalorie per mole. The frequency constant is 1.45 into 10 power 11 per second. अब देखो बेटा, जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ना, जो यहाँ पर दिया गया है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए, इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। जो बोलते हैं मैं बताऊंगा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो ए क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर उसी को फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, जो मैंने ऊपर लिखवाया था, है ना। तो यहाँ पे लिख लोगे बगल में, वेयर ए इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, आरएमएस कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ओके सर। इस क्वेश्चन को देखो, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन में बोल रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज एट 300 डिग्री सेल्सियस फॉर विच EA 35
किलो कैलोरी पर मोल एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट इज, तो ये दिया गया है, ये दिया गया है, रेट कांस्टेंट पूछ रहा है ना, रेट कांस्टेंट के पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट के यहाँ पर दिया क्या गया है बेटा, है ना, तो यहाँ पर दिया गया है TA दैट इज 35 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, ये किलो कैलोरी में दिया गया है, तो R का वैल्यू क्या रखोगे, R का वैल्यू भी किलो कैलोरी में रखोगे, तो R का हो जाएगा 2 into 10 power -3 किलो कैलोरी पर मोल पर मोल पर केल्विन, तो ये R का हो जाएगा 2 कैलोरी में, ठीक है। A का वैल्यू दिया गया है RMS कांस्टेंट का दिया गया है 1.45 into 10 power 11 पर सेकंड, इसी को फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, तो A का वैल्यू दिया गया है, तो ये सर इस क्वेश्चन में ऑर्डर क्यों दिया है? ये दिया गया है, टेम्परेचर T भी दिया गया है 300 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे, है ना, बार बार मिस्टेक नहीं करना है, 300 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, इसको 273 में ऐड कर दोगे हो जाएगा 573, ठीक है। ये तो कोई बात नहीं बेटा, अगर ऑर्डर नहीं दे रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, जो ओके सर, आर्मियस इक्वेशन है वो AE⁻EA/RT, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर लॉग वाला भी लगा के कर सकते हैं ना? चाहे लॉग वाला करो चाहे वाला करो, इसी से तो लॉग वाला बना है ना बेटा, दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो ये देखो यहाँ पर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन K इज इक्वल टू 4.5 दिस एंड दिस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी जो फॉर्मूला पहले तो उसको लिख लो, K इज इक्वल टू, है ना, K इज इक्वल टू KE⁻⁻ -EA डिवाइड बाई RT। अब यहाँ पर जो दिया गया फॉर्मूला उसको जो दे गए यहाँ पर K इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 11, ये यूनिट दिया गया है पर सेकेंड, यूनिट से कोई मतलब नहीं है, पर सेकेंड E⁻⁻ डिवाइड बाई टेम्परेचर, ठीक है। तो अब यहाँ पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, जो है तो पावर 11 सेकंड इनवर्स, तो तुम्हें यहाँ से फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मिल जाएगा, जो निकालना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा तुम्हें कंपेयर करना है एक्सपोनेंट को, तो एक्सपोनेंट कंपेयर कर दो, तो यहाँ से क्या मिलेगा, EA डिवाइड बाई RT इज इक्वल टू -28000, और क्या लिखा है K/T, K डिवाइड बाई T, ठीक है। तो अब दोनों को कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे यहाँ से T से T कैंसिल हो जाएगा, है ना, T से T कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से तुम्हें मिलेगा EA डिवाइड बाई R इज इक्वल टू 28000, ठीक है। ये K का मतलब यहाँ पर लगता है कि मिसप्रिंट हो गया, कि गलती से आ गया होगा, केल्विन तो नहीं रहना चाहिए, आपको कुछ डालना नहीं चाहिए यहाँ पे, गलती। मैं पहले आंसर निकाल लेता हूँ, फिर देखता हूँ K है क्या। तो EA क्या होगा, EA एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 28000 मल्टीप्लाइड बाई R, R का वैल्यू यहाँ पर है 8 सर मेरे ख्याल से K होगा सर, क्योंकि R की वैल्यू में K आता है ना, R की वैल्यू में R का वैल्यू क्या आता है, K आता है ना सर, 28000। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं बेटा,
अगर ये दिया गया, ये तुम्हारा आ जाएगा जूल में, इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दे तो डिवाइड बाई 1000 कर दोगे तो किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किलो जूल में जब कन्वर्ट करो तो आंसर क्या आएगा 232 ना 232.68 किलो जूल। इसका मतलब जो के है यहाँ पर मिसप्रिंट हो गए, यहाँ पर केल्विन गलती से दे दिया, यहाँ पर के नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो के है के नहीं होना चाहिए, जिसको एडिट नहीं कर सर पाएंगे के होगा जब भी तो कटेगा ना आर के उससे। तो यहाँ पर के नहीं होना चाहिए, जो यहाँ पर दिया गया है के है ना। सर के होना चाहिए सर, मतलब गैस कांस्टेंट में भी तो के इनवर्स आता है ना सर, काटना क्या है? तो उससे वो जब भी कट तो जाएगा। कटेगा। हमने गैस यूनिट है ना बेटा, बेटा जूल में रहना चाहिए, तो यूनिट यहाँ पर नहीं लिखना है ना बेटा, यहाँ पर यूनिट को नहीं लिखना था। अगर यूनिट को लिखना था इसको बगल में यहाँ पर, या फिर अच्छा। इसको लिखने के बाद इस तरह यहाँ लिखना पर सेकंड, इस तरह से यहाँ पर बगल में पर सेकंड लिखना था केल्विन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो दिया गया है तो तुम सोच रहे हो यहाँ अच्छा पर सर। नीचे अगर डिनोमिनेटर में टी दिया गया, टी का यूनिट केल्विन है, तो न्यूमरेटर में केल्विन रहना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको बगल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कि अगर है तो केल्विन दिया है तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहिए, यहाँ पर भी दो के दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ गया बेटा, तो के यहाँ के मतलब यहाँ पर यूनिट दिया गया है, ठीक है। जो केल्विन यूनिट है, केल्विन का यूनिट दिया गया है, टेम्परेचर यूनिट। सर एक चीज पूछनी है। पूछो। सर यहाँ पे हमने कोई भी अप्रोक्स करके वैल्यू नहीं ली, फिर भी एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रही? यहाँ पर कहाँ मैंने एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ लिया बेटा, 8.31। तो जो आर का वैल्यू है, आर का वैल्यू मैंने क्या लिखा 8.31। अच्छा आर का वैल्यू आप क्या होता है बेटा 8.318, अगर आओ सिक्योर जाओगे 8.318 है ना, ये भी हो सकता है। यस सर यस। तो आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। The acquisition energy of a reaction at given temperature is found to be 2.303 RT joule per mole. The ratio of rate constant to the Arrhenius factor is, इसको निकालो, ये आसान क्वेश्चन है। ओके सर निकालो। सर लॉग वाले से या ऐसे ही? इससे से भी निकालो, आंसर आना चाहिए बेटा, है ना। जो तुम्हें अच्छा लगे, हाँ ये से इजीली आ जाएगा, इसको यूज करो। तो अगर ऐसे वाला जो बिना लॉग वाला है उसी लगा निकालो तो इजीली आ जाएगा, लॉग वाले से भी आ जाएगा, विदाउट लॉग वाले करो तो इजीली आ जाएगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो है, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट डिवाइड बाय ए, इसका वैल्यू पूछ रहा है के डिवाइड बाय ए का, ठीक है। तो ये यूज करो के इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। तो के डिवाइड बाई ए का वैल्यू हो जाएगा ई ए पावर माइनस ई ए बाई आर टी, है ना। सर ये जो सर हमें जो हो गया होगा बेटा, ये दे तो रखा है आंसर वो आ गया होगा। 2.303 RT है, वहाँ पे R क्या है? वही रेट गैस कांस्टेंट। आर गैस कांस्टेंट है। अच्छा सर इसमें टेम्परेचर के लेंगे, मेरा तो आया नहीं। The 10 to the power -1. टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल नहीं हो जा रहा बेटा, 10 पावर -1 आ रहा है, सबका ही आ रहा है। 10 पावर -1 होगा The या 10 e to the पावर power -1? -1.
सर ई पावर माइनस ही आ रहा है मेरा तो, ई पावर 10 माइनस टू ही आ पावर रहा है। -1, ठीक है। यस सर, ई ऐसे पावर तुम्हारे माइनस पावर ही आ माइनस रहा ही है। आ रहा है, देखो यहाँ पर, ठीक है, ये तुमने कर लिया। ई पावर माइनस क्या आ रहा है? ई पावर माइनस यस सर। 2.303 आया होगा। तो आप देखो उस टाइप का कोई आंसर तो है नहीं, इसका मतलब कि जो बेस ई है उसको बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? सर कैसे, एक बार बता दो। तो क्या करोगे, यहाँ पर तुम लॉग लोगे, लॉग के डिवाइड, जो तुमने दोनों साइड लिया है, दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग के डिवाइड बाई एज इक्वल टू लॉग, यहाँ पर नेचुरल लॉग लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए डिवाइड बाई आर हो जाएगा। मैं यहाँ पर लॉग ही आएगा, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ln यस के सर। बाई ए इज इक्वल टू ई को यहाँ पर रख देंगे, तो ई इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई RT, RT कैंसिल हो जाएगा, -2.303। तो लॉग में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 के बाई ए इज इक्वल टू -1 होगा, है ना? ये इतना आ रहा है बेटा, लॉग बेस 10 के बाई ए इज इक्वल यस टू सर, आ -1, गया। तो आंसर हो जाएगा। आसान था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लॉग वगैरह प्रॉपर्टी यूज करना था, तो रिवाइज हो गया लॉग का प्रॉपर्टी। हाँ यहाँ यस पर सिंपल लॉग यूज होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट वाला, ज़्यादा डिफिकल्ट लॉग वाला यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a given sample of milk turns over at room temperature 27 degrees Celsius in 5 hours. In a refrigerator at -3 degrees Celsius, it can be stored 5-10 times longer. The energy of activation for the souring of milk is, तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें निकालना है। सेम इक्वेशन यहाँ पे यूज करोगे, ये वाला इक्वेशन जो आर्गेनिक इक्वेशन का सेकंड वाला है ना, जो दो टेम्परेचर पर लिखवाया सर एक बार था, क्वेश्चन दिखाना। बिल्कुल दिखा रहा हूँ बेटा, पहले क्वेश्चन देख लो। इस इक्वेशन को तुम यूज करोगे, तुम्हें मालूम होना चाहिए बेटा, है ना? तो इस इक्वेशन यूज करोगे, log k2 by k1 is equal to -ea डिवाइड बाय 2.303 r 1 by t1 minus 1 by t2, इस इक्वेशन का यूज करोगे तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो यहाँ पे फिर से, सर हम करके देखें। करो। सर क्वेश्चन हट गया। हाँ क्वेश्चन है, हटा नहीं है, देख रहा हूँ कौन कौन यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, हो गया बेटा? सर कर रहे हैं, एक मिनट।
सर लॉग 5 क्या होता है? लॉग 5 0.7 समथिंग होगा। निकालना हो लॉग 5 उसको इस तरह से लिखते हैं बेटा, log 10/2 log 10 log minus 10 log डिवाइडेड 2। बेटा है ना। तो log 10 माइनस log 2 होता है यहाँ पर, तो log 10 का वैल्यू 1 होता है, कंज्यूम कर दोगे तो आंसर आएगा। तो आगे बेटा आंसर इसका जो करना होगा मुझे, सर एक बार आप बता दो। एक बार मैं बता दूं, चलो देखो, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे तो दो टेम्परेचर दिया गया, एक है 27 डिग्री सेल्सियस दैट इज 300 केल्विन, दूसरा टेम्परेचर है यहाँ पर -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना हो जाएगा, -3 का 270 केल्विन। -3 डिग्री सेल्सियस पर अगर रेट कांस्टेंट, यहाँ पर अगर रेट कांस्टेंट, यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया है 27 पर 5 आवर 10 टाइम्स लॉन्गर, तो 50 आवर इसको लगेगा, ठीक है। तो यार बेटा यहाँ देखो, एट गिवन सैंपल द मिल्क टर्न्स और एट रूम टेम्परेचर इन 5 आवर, तो ये 5 आवर में जो दूध इकट्ठा हो जाएगा, और अगर इसको रेफ्रिजरेट कर दोगे तो 10 टाइम्स लॉन्गर, मतलब कि 50 आवर में ये सौर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट इसको अगर हम लोग 5 के मान लेते हैं, तो यहाँ जो रेट कांस्टेंट हो जाएगा 50 रेशियो में इंक्रीज होगा, या इसी रेशियो में होगा। तो रेट कांस्टेंट आ गया। अब एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। यस सर। आ गया सर, आ गया। log K2 by K1, K2 by K1, ठीक है। तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, आ जाएगा। है ना, तो लाओगे कैंसिल हो गया होगा, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर E8 डिवाइड बाई 2.30 T1 माइनस 1/3 का पार्ट, ठीक है। किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं है, तो आगे चलते हैं बेटा। सर आया नहीं मेरा आंसर। सर T1 T2 तो है टेम्परेचर है ना वहाँ पे। सर एक बार बता दो। हाँ टेम्परेचर मैंने निकाल, अब तो यहाँ पर वैल्यू कर सकता है बेटा, बताना क्या सर। तो अच्छा K2 की जगह 50 के रख देंगे और K1 की जगह 5 के करना होगा, तो सॉल्व भी मैं कर दूं? नहीं सर, नहीं बिल्कुल, K2 जगह तुम 50 क्या रख दोगे, K1 समझ गए सर। आ गया सर। सॉल्व नहीं करना होगा ना, हो जाएगा। यस सर। सर बोलो सर आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा? बोलो बेटा। हाँ सर आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा। आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा। नेगेटिव आ रहा है। यस सर -30 बचेगा ना ऊपर टेम्परेचर। 1/T करोगे ना बेटा, टेम्परेचर यहाँ पर नेगेटिव ऐसे आएगा बेटा, नेगेटिव ऐसे आ रहा है यहाँ पर, देखते हैं 1/T1, तो T1 यहाँ पर 1/300, यस सर नेगेटिव। 1/300 माइनस T2 यहाँ पर है, और जो टाइम 50 लेगा उसका रेट 1/10 हो जाएगा ना सर। 27, तो यहाँ पर भी तो नेगेटिव आएगा, यहाँ जो पर टाइम ज्यादा लेगा उसका प्लस आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। K2 by K1 करोगे तो K2 यहाँ 50, हाँ क्या बेटा हो रहा है। तो ये उल्टा ले दिया यहाँ पर, ये होगा तो उसका रेट कम हो। हाँ, यहाँ पर ये 50 होगा, ये 5 होगा, ये 5 के होगा, ये हाँ सर 50 के होगा, यही हो रहा था। ठीक है। 50 के, ये 5 के लॉन्गर सर मतलब लोअर रेट होगा ना।
5 और 0.5 होगा ना, फिर तो 50 कैसे लिख दिया ये हमने? गड़बड़ हो गया, लॉन्ग, ये लॉन्ग है मतलब स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला हो जाएगा सर 50 और 5 की जगह में वहाँ, हाँ बिल्कुल 50 का 5 डिवाइड लेकिन 50 करके लेना तो है। सर ने बता ही दिया। डेटा तो इनकरेक्ट हो जाएगा ना फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, ये समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, तो सब Yes, क्वेश्चन sir. करते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखो, द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर ए रिएक्शन आर गिव्स P is given below. Delta H for the reaction correspond to the energy. सर तो डेल्टा H को बताना है तो आसान है क्वेश्चन। सी ये तो सर हाफ के ये तो दिख रहा है। ठीक है, B माइनस ए। नेक्स्ट तो क्वेश्चन। वैसे माइनस सी ये होगा तो ना सर डायरेक्ट हो वैसे, गया। क्योंकि नेगेटिव होगा डेल्टा एच। नो, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर देखो Energy release हो रही है। रिएक्शन है तो डेल्टा, हाँ तो डेल्टा सी यहाँ पर क्या होगा बेटा, डेल्टा एच का यहाँ पर सी होगा ना, डिफरेंस एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर सी, आप तो ऑप्शन में माइनस सी दिया नहीं है तो यहाँ पर सी लिख दे, माइनस होना चाहिए। सी तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, वो तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो माइनस सी लिखने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, अगर मान लो यहाँ पर ऑप्शन में माइनस सी दिया होता, ठीक है, तो सी यहाँ पर जो होता है ये, अच्छा ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंस है, डिफरेंस का वैल्यू सी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा एच का एब्सोल्यूट वैल्यू उसको पूछ रहा है कि डेल्टा एच कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है सी होगा। ओके सर। अगर मान लो वैल्यू दिया होता है यहाँ पर 10 20 दिया होता है इस तरह से, तो आप माइनस लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर डेल्टा एच यहाँ पे वही तो। ओके सर। हो गए तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा। और वो अगर 20, अगर सी का यहाँ पर 10 दिया तो क्या लिखते हैं, माइनस 10 लिख देते हैं यहाँ पर। सर ये सर्च कहाँ पर करते हैं सर, ऐसे क्वेश्चन हमें भी मिल जाएंगे फिर? नहीं, ये कैलकुलेट साइट है, तुम लोग नहीं मिले, तुम लोग क्वेश्चन सिस्टम है। Which of the following graphs represents exothermic reaction? तो बताना है कि कौन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यहाँ पर। फर्स्ट वाला सर। ठीक है, फर्स्ट वाला ही तो क्लियर दिख रहा है। फर्स्ट वाला डेल्टा एच नेगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस सर। ठीक है, तो केवल फर्स्ट वाला होगा यहाँ पर। एक और क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा सर ये इस वाले क्वेश्चन में थर्ड ग्राफ देखना एक बार सर। सर इसमें हो क्या रहा है थर्ड ग्राफ में, इनकी तो सेम हो रही है एंड में दोनों, तो कुछ भी नहीं इसका मतलब जो डेल्टा एच 0 होगा। यस डेल्टा 0 नहीं हो गया यहाँ पर। सर, डेल्टा एच 0 का मतलब क्या कोई एनर्जी रिलीज ही नहीं हुई ना ऑब्जॉर्व हुई? ना तो एनर्जी रिलीज हुआ, जितनी ऑब्जॉर्व हुई उतनी रिलीज हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब नो चेंज इन एंथैल्पी। हाँ बेटा, तो सर हम फिर कोई कमेंट नहीं कर सकते कि एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? तो वहाँ पर ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब, तो हम बोल नहीं सकते हैं ना बेटा। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या होगा, एंडोथर्मिक। अगर एनर्जी रिलीज कर रहा है एक्सोथर्मिक। अब तो या तो ना तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना तो रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये इक्विलिब्रियम में होगा, यहाँ पर जो एनर्जी ना तो रिलीज हो रहा है ना तो एब्जॉर्ब हो रहा है। ओके सर। इस क्वेश्चन के करो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास होगा रेडियो एक्टिविटी का। The temperature coefficient is defined by the factor by which the rate increase in temperature by 10 degrees Celsius at a given temperature. If the activation energy for a reaction is 85 kilojoule, determine the temperature coefficient at 300 Kelvin. मतलब ए निकालना है सर? हाँ, ए नहीं, यहाँ पर म्यू निकालना है।
ठीक है। म्यू का मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है म्यू। तो म्यू कैसे निकालते हो? म्यू इज इक्वल टू K2 बाई K1 ये होता है ना? अगर मान लो यहाँ का टेम्परेचर T है तो T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई KT, तो ये होगा तुम्हारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मैंने लास्ट क्लास बताया था, फिर मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। म्यू इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T प्लस T डिग्री सेल्सियस या केल्विन। ठीक है। तो ये जो रेशियो होता है उसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ना बेटा? तो आप दोनों रेट कांस्टेंट यहाँ रखोगे, सो म्यू इज इक्वल टू बाई आर टी, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, डिवाइड बाई ई रेज टू द पावर माइनस ए डिवाइड बाई आर T2 है ना? तो एक टेम्परेचर यहाँ पर दिया गया है 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ जो टेम्परेचर दिया गया है, ये वाला टेम्परेचर कितना दिया गया है? 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कितना होगा बेटा जो टेम्परेचर ये होगा? -10 कर दोगे, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ये जो रेशियो है उसको तुम टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलोगे। तो म्यू इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस ए पर न्यूमरेटर में क्या रहेगा बेटा? 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। अब ले लो, ln म्यू इज इक्वल टू द माइनस EA बाई R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। सर अब तो बस कैलकुलेशन ही है। तो T1 T2 को क्या रखेंगे? So from ऊपर here लिखा तो है सर। ln म्यू T1 माइनस T2 को रखेंगे 10, तो T1 T2 की वैल्यू क्या होगी? लेकिन दिया गया है 85 किलो जूल, तो उसको जूल में कन्वर्ट कर दोगे अरे 85,000 केल्विन में बदल लेंगे या ना। माइनस है यहाँ पर, तो माइनस 15 जब 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1 कर लो। सर 300, सर 300 होगी ना और टेम्परेचर कोएफिशिएंट एट। कैंसिल कर देना, ठीक है? तो रख लोगे बेटा ये सब वैल्यू। सर आपने क्या किया सर, समझ नहीं आया। नियर अबाउट 3 आया 2 पॉइंट्स। तो T1 रख लोगे ना 23, तो T1 यहाँ पे लोगे T1 है बेटा 10 डिग्री सेल्सियस, जो वैल्यू दिया है उसको यूज करेंगे लोग, है ना सर? लेकिन हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो 300 केल्विन पे पूछा है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, देखो जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू क्या होता है? KT प्लस, देखो KT, हाँ बोलो आकाश, आवाज नहीं आ रहा है सर बोलो। सर टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो हमें 300 केल्विन पे पूछा है। अच्छा 300 केल्विन है, तो 300 केल्विन वाला टेम्परेचर यूज कर लेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट एट 300 केल्विन। अच्छा ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो टेम्परेचर 300 केल्विन पे यूज करोगे, तो एक 300 ले लो, तो आगे 290 ले लो यहाँ पर जो टेम्परेचर यहाँ मेरा पर एक है। डाउट था सर। तो अगर टेम्परेचर दिया गया T1, बेटा जिस टेम्परेचर तुम्हें निकालना है उस टेम्परेचर तुम न्यूमरेटर, एक बार बेटा सुन लो, जिस
टेम्परेचर पर तुम्हें म्यू को निकालना है, उसको न्यूटन हो गया, ठीक है। रेट काट हो गए तो यहाँ पे कितना जाएगा 290। सर 290 में अगर हम 10 केल्विन ऐड करेंगे तब आएगा ना 300, लेकिन हमें 10 डिग्री सेल्सियस ऐड किया है। तो जो एडिशनल सब्ट्रैक्शन होता है केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में सेम होता है ना सर। तो हम 300 और 310 नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल ले सकते हो, दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम आएगा, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया जाएगा, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा 2.5 3.0 के बीच में आएगा, ठीक है। राउंड अप करो तो ये 3, चाहे तुम 290 ले लो, ठीक है, चाहे तुम 290 ले लो, ठीक है। ट्राई करो इसको, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा तुम लोगों को रेडियो एक्टिविटी। ओके सर। सर एक बार क्वेश्चन वापस दिखा दीजिए। मैं ग्रुप में भेज दूंगा स्क्रीनशॉट, मेरे पे है। गुड इवनिंग सर। देख लो क्वेश्चन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर।